तो हेलो भाई, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर। और हो सकता है कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाए, वरना इसका पार्ट 2 में तो खत्म हो ही जाएगा। तो लेट्स सी कहाँ तक हम लोग पढ़ पाते हैं। लेकिन काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर है। अच्छा ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस, यानी कितना विकास हो रहा है सिंपली। और अगर इसका ओवरव्यू अगर देखें तो सबसे पहले आइडिया ऑफ डेवलपमेंट सोचना पड़ेगा कि डेवलपमेंट की आइडिया आया कहाँ से। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी को भी ग्रो करना है तो उसका डेवलपमेंट ज़रूरी है। डेवलपमेंट क्या वेरी करता है पर्सन टू पर्सन या फिर कंट्री टू कंट्री। और उधर देखें तो क्या इनकम के अलावा भी कोई अदर गोल्स होते हैं नेशनल डेवलपमेंट के लिए। या फिर हमें ये भी देखना होगा कि अगर एक कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं और लोगों के मान के चलो कि अलग अलग गोल्स हैं, तो वही लोगों से मिला के तो देश बनता है। तो देश का गोल यानी नेशनल डेवलपमेंट क्या होगा, है ना। एक फिक्स्ड कॉमन एट्रीब्यूट हमें वहाँ पे समझना होगा। और मान के चलो कि इनकम इज़ एन डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, आई थिंक, है ना। तो लेकिन क्या इनकम से ही सारी चीज़ें होती हैं? तो आंसर है नहीं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उससे डेवलपमेंट में आसानी होती है। उसके बाद से हम पढ़ेंगे कि इतना सारे डेवलपमेंट हो ही रहा है, लेकिन उस डेवलपमेंट को ऐसे करना होगा ताकि हम अपने जो फ्यूचर है या फिर जो इन्वायरमेंट है उसको सस्टेन कर सके, उसको मेंटेन कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो दैट इज़ द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। एंड नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। डेवलपमेंट होता क्या है? तो डेवलपमेंट कुछ नहीं होता, बस दिस इज़ अ प्रोग्रेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल और अ कंट्री, है ना, कि आप कितना विकास कर रहे हो सिंपली। लेकिन अब यहाँ पे आता है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, है ना। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। लेकिन कैसे? अगर कोई शहर में रह रहा है तो उसका डेवलपमेंट गोल कुछ और होगा। वो चाहेगा, जैसे कोई लड़की है, वो चाहेगी कि वो अपने भाई के जितना फ्रीडम ले। अब गांव में जो किसान है उनका डेवलपमेंट गोल होगा कि उनको बेटर वेजेस मिले, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ तक क्लियर है कि डिफरेंट पीपल का डिफरेंट गोल्स होता है। अब यहाँ पे समझना होगा कि डिफरेंट पीपल का डिफरेंट गोल्स तो है, लेकिन जो एक के लिए डेवलपमेंट हो सकता है वो दूसरों के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है ना। जो एक के लिए डेवलपमेंट हो सकता है बेसिकली, तो वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, वो डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। अब जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम का एक क्लासिकल एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि आपको डैम बनाना है, आपको सबसे ज़्यादा एरिया खाली करना पड़ेगा। तो अब वहाँ पे दो लोग खुश होंगे। सबसे पहला होंगे सिटी वाले को सोचेंगे डैम बनेगा तो बहुत सारी बिजली मिलेगी, 24 घंटे बिजली रहेगी, वो लोग बल्ले बल्ले हो जाएगा उन सबका। लेकिन वही अगर गांव की बात करें तो वहाँ पे लोग को सोचेंगे कि अब खेती करने के लिए हमें पानी मिल जाएगा, तो वो भी खुश हैं। लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो कि फॉरेस्ट में रहती हैं बेसिकली, वो लोगों के लिए वो डेवलपमेंट नहीं होगा, वो उन लोग के लिए डिस्ट्रक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, और अगर आप जंगल काट रहे हो डैम बनाने के लिए तो वो उनको दिक्कत करेगा। तो दिस इज़ वाई व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर अदर मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, राइट। इट मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अनदर, है ना। अगर आगे बढ़े तो इनकम एंड अदर गोल्स का एक टॉपिक आता है। क्या सारे आदमी को इनकम तो ज़रूरी है भाई अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो, लेकिन क्या इनकम ही सब कुछ है? उसके अलावा कुछ और हम नहीं देखेंगे। जैसे हम मान के चल रहे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम एक जॉब के लिए अप्लाई किया हमने। अब वो जॉब जो है वो घर से बहुत ज़्यादा दूर है ना, बहुत ज़्यादा दूर है। तो आपको उस शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा। मान के चलो वो दूसरे शहर में जॉब लगी आपकी, तो आपको अपने शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें करनी है। पहला, आपको खुद से सारा काम करना पड़ेगा, आप फैमिली से दूर हो जाओगे, है ना। तो आप बहुत सारे क्राइटेरिया को चेक करते हो एक जॉब को अप्लाई करने के लिए। क्या पैसा अच्छा खासा मिल रहा है? क्या सबकी तरह आपको भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? क्या आपको फ्रीडम मिल रहा है वहाँ पे? क्या आपको सिक्योरिटी मिल रही है? क्या आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रहा है? तो ये सारे गोल्स को एक ह्यूमन बीइंग जो है वो कंसीडर करता है एक जॉब लेने के। तो जब बात आती है डेवलपमेंट पे, तो यहाँ से ये कंक्लूड होता है कि हम लोग मिक्स ऑफ गोल्स को देखते हैं, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि
एक एक लोग से ही कंट्री तैयार होता है। जैसे मैं, तुम, हम सारे मिलके कंट्री बनाते हैं, तो सारे लोगों का जो डेवलपमेंट गोल है वो अलग अलग है, और वही सारे लोग मिलके एक कंट्री बना रहे हैं, एक देश बना रहे हैं। तो देश का डेवलपमेंट क्या होगा, किस क्राइटेरिया पे हम लोग डेवलपमेंट को चेक करेंगे या फिर देखेंगे कि वो कंट्री कितना डेवलप्ड है बेसिकली। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक आता है जो कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है बेसिकली, जहाँ पे इनकम के बेसिस पे सारे कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ राइज होता है कि वेटिकन सिटी ले लो, वो भी एक छोटा सा देश है, या फिर मैक्सिको सिटी ले लो, वो भी एक छोटा सा देश है, और इंडिया एक बहुत बड़ा देश है ना, सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो इंडिया तो ऐसे ही आधा वेटिकन सिटी ऐसे ही पैदा कर देता होगा एक दिन में, है ना। तो अगर हम लोग नेशनल डेवलपमेंट इनकम के पर कंसीडर करके उसको कंपेयर कर रहे हैं कंट्रीज़ को इनकम के एट्रीब्यूट पर, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा कि नेशनल इनकम इज़ व्हाट, टोटल इनकम ऑफ द पीपल। लेट्स एज्यूम, ठीक है, कि एक स्विट्ज़रलैंड कंट्री है, वहाँ पे 4,000 पॉपुलेशन है और सब लोग 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार कमा रहे हैं, ठीक है। और इंडिया 4 लाख की पॉपुलेशन है ना, और वहाँ पे सब लोग 5-5 हज़ार कमा रहे हैं। तो यहाँ पे वेरी हो जाएगा ना, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्विट्ज़रलैंड के पास पॉपुलेशन कम है और वो लोग 4,000 कमा रहे हैं। वही अगर इंडिया के पास 4 लाख पॉपुलेशन है और वो लोग हर आदमी 5-5 हज़ार कमा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा नेशनल इनकम में। तो इसको यहाँ पे टैकल करने के लिए एक चीज़, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि होता है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होता है, तो एवरेज इनकम इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, यानी हर इंडिविजुअल का इनकम जोड़ के उसके टोटल पॉपुलेशन को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज इनकम निकल के आ जाता है कि हर आदमी उतना पैसा कमाता है जिससे उतना ज़्यादा डिसपैरिटी नहीं होता है कंट्रीज़ के बीच कंपेयर करने में। अब यहाँ पे जो टोटल इनकम वाला सीन था वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि अब एवरेज इनकम देख रहे हैं कि हर आदमी कितना पैसा कमाता है। लेकिन यहाँ पे और एवरेज इनकम को ही हम लोग पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन है पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम का। जैसे मान के चलो कंट्री ए है जिसमें 2 लोग रहते हैं, एक कमाता है 5 रुपये, एक कमाता है लेट्स से 15 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों की इनकम यानी टोटल इनकम यानी 15 + 5 = 20, ये टोटल इनकम और डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो 2 लोग रहते हैं तो बाई 2, तो 20/2 करें तो 10, ठीक है। 10 हमारा एवरेज इनकम यानी पर कैपिटा इनकम निकल के आ रहा है उस कंट्री का। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि एक कमा रहा था 15 और एक कमा रहा था 5, लेकिन एवरेज जब हमने आउट करा तो वहाँ पे आया 10, यानी हर आदमी 10 कमा रहा है। एक 15 कमाता था, एक 5 कमाता था, लेकिन जब हमने एवरेज आउट करा तो वो 10 आया, यानी हर आदमी 10 कमा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो यानी एवरेज इनकम हाइड डिसपैरिटीज़। अगर हर आदमी 10-10, जैसे यहाँ पे 10 रुपये कमाता, ये 10 रुपये कमाता और टोटल पॉपुलेशन 2 ही रहती है एक और कंट्री में, तो वहाँ पे 20 और बाई 2 होता तो 10 आता, और यहाँ पे सही भी होता क्योंकि वो 10 भी कमा रहा है और ये भी 10 कमा रहा है, तो दोनों 10-10 कमा रहे हैं, तो यस एवरेज ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक 15 कमा रहा है, एक 5 कमा रहा है, 20 तो टोटल इनकम हुआ ही, लेकिन अगर डिवाइड करेंगे तो एवरेज 10 आएगा, जो कि गलत है क्योंकि एक 5 कमा रहा था यहाँ पे और एक 15 कमा रहा था। तो ये एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम जो है वो डिसपैरिटीज़ हाइड करती है, ये इनका लिमिटेशन है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक आता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यानी इनकम के अलावा और कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम लोग कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। तो यूएनडीपी के द्वारा एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला जाता है जिसमें हम लोग कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, अगर एक कंपैरिजन दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी बुक में बिटवीन हरियाणा, केरला एंड बिहार। अब आप देखोगे कि इनकम के मामले में हरियाणा सबसे ऊपर है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है इनकम के मामले में इन तीनों स्टेट में, एज़ कम्पेयर टू दीज 3 स्टेट्स हरियाणा हैव मोर इनकम। लेकिन वही अगर बात आती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर हम लोग समझे तो वो हो जाएगा कि जैसे 1000 बच्चे हैं, ठीक है। अब
वो 1000 बच्चे चिल्ड्रंस, ठीक है, बड़े आदमी नहीं, चिल्ड्रंस, जो 1000 बच्चे हैं वो 1 साल अपना कंप्लीट होने से पहले ही मर जा रहे हैं। वो वहाँ के इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट को दर्शाता है। अगर वहाँ का मोर्टैलिटी रेट कम है तो यानी वहाँ पे हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन दिया हुआ है वहाँ पे अगर आप वहाँ पे देखोगे, केरला का जो IMR है वो 6 है और हरियाणा का 28, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जिसका IMR कम होगा यानी वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं। क्यों कि 1000 में से केरला में बस 6 बच्चे मर जा रहे हैं, लेकिन वही हरियाणा में 1000 में से 28 बच्चे मर जा रहे हैं, यानी वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी ख़राब है। यानी IMR का सिंपली मतलब यहाँ पे समझो कि 1000 बच्चे जन्म लिए, 1000 बच्चों का मेनली प्रोपोर्शन लेते हैं यहाँ पे, 1000 बच्चे जन्म लिए। अब वो 1000 बच्चे 1 साल अपना कंप्लीट करने से पहले, यानी 1 साल यानी जो बर्थडे बनाते हैं पहला ईयर का, वो कंप्लीट करने से पहले मर जाते हैं, तो वो उसका IMR दिखाता है सिंपली, ठीक है। तो वहीं अगर आप देखोगे बुक में, तो वहाँ पे केरला 1000 में से 6 बच्चे मर रहे हैं और वहीं यहाँ पे हरियाणा में 1000 में से 28 बच्चे मर रहे हैं। मतलब हरियाणा के पास हेल्थ फैसिलिटी कम है एज़ कम्पेयर टू केरला, यानी हरियाणा के पास हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू केरला। लेकिन हमने क्या देखा ऊपर कि हरियाणा इनकम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है केरला से, है ना। उतना नहीं है बट थोड़ा ज़्यादा है। तो क्या यहाँ पे क्लियर होता है, यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इनकम ही सब कुछ नहीं होता है। इनकम के अलावा भी हम लोग बहुत सारे गोल्स को देखते हैं डेवलपमेंट के लिए, है ना। दूसरा है लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है, तो 7 साल के ऊपर जो लोग हैं वो पढ़ना लिखना जानते हैं नहीं, वो वहाँ के LR को बताता है, यानी लिटरेसी रेट को बताता है। उसका मतलब क्या होता है, तो जिसका सबसे बेटर होगा, यानी नंबर में जिसका ज़्यादा LR होगा, लिटरेसी रेट होगा, वो यहाँ के एजुकेशनल फैसिलिटी को बताता है ना। कैसे बताता है, तो यहाँ पे देखोगे कि केरला में सबसे ज़्यादा 94 के अराउंड यहाँ पे लिटरेसी रेट है, वही हरियाणा में 82 और 80 एवो भी है शायद, है ना। वही बिहार में तो सबसे ज़्यादा कम है, 69 है। तो वहाँ के ये लिटरेसी रेट को बताता है, ठीक है, कि कितने लोग वहाँ पे पढ़ना लिखना जानते हैं। लिटरेसी रेट का मतलब सिंपली होता है कि कितने लोग वहाँ पे पढ़ना लिखना जानते हैं 7 साल के ऊपर, ठीक है, 7 साल या 7 साल के ऊपर। वहाँ पे भी केरला सबसे आगे है हरियाणा से और बिहार से, लेकिन हरियाणा इनकम के मामले में सबसे ज़्यादा आगे था। तो यहाँ पे फिर से ये कंक्लूड होता है कि इनकम के अलावा भी बहुत सारे गोल्स होते हैं जिनको हम लोग देख के ये पता कर सकते हैं वो कितना डेवलप्ड है, ठीक है। वही अगर बात करें नेट अटेंडेंस रेशियो की, NAR की, तो NAR का मतलब होता है जो 15 और 17 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं या फिर जो लोग हैं, वो कितने लोग स्कूल अटेंड करते हैं, वो यहाँ के NAR को दिखाता है, यानी नेट अटेंडेंस रेशियो को दिखाता है। तो वहाँ पे तो इस मामले में भी केरला सबसे ज़्यादा आगे है। इस डेवलपमेंट को थोड़ा बूस्ट देने के लिए या फिर लाइफ को इजी करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा हाथ रहता है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ होनी ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज डैट यू मे नीड टू लिव वेल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन इन्वायरमेंट ही सही नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो क्या आप सही रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो इसी के चलते कुछ पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं ताकि डेवलपमेंट में हेल्प हो सके या फिर लाइफ को ईजी बनाया जा सके। कैसे पब्लिक फैसिलिटीज़? तो जैसे PDS सिस्टम हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो गई। अब अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे बीच में एक येलो पेज में आता है बुक के BMI करके। BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने वेट को किलोग्राम में यानी केजी में ऊपर रख के उसको डिवाइड करेंगे हाइट इन मीटर स्क्वायर से, तो वो आपका BMI बताएगा, मतलब बॉडी मास इंडेक्स बताएगा। अब उससे क्या होगा कि अगर आपका BMI जो है, तो अब क्या करेंगे कि अपने वेट को अगर आप ऊपर रखेंगे केजी में, ग्राम में नहीं केजी में, और नीचे अपने हाइट को रखेंगे सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर में, तो
अगर उसको डिवाइड करेंगे और जो आपका आंसर आता है वो आपका बीएमआई बताएगा। मतलब अगर आप 18 से कम आपका बीएमआई 18 से कम आ रहा है, मतलब आप अंडर वेट हो, यानी आप अंडर नरिश्ड हो, आप फिट नहीं हो बेसिकली। अगर आपका 25 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब आप ओवर वेट हो, है ना। आप ऐसे होता नहीं है मोटा तगड़ा आदमी, है ना, मतलब अनहेल्दी हो एक टाइप से। लेकिन वही अगर 18 से 25 के बीच में आ रहा है, यानी आप फुल्ली फिट हो। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है, जो कि यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जिसमें कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम, यानी इनकम या फिर एवरेज इनकम के तहत। ठीक है। अब ये डेवलपमेंट तो सारे हो ही रहे हैं, लेकिन इसके बीच में एक और चीज़ आता है जो कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बताती है कि जो कंट्री $63,000 प्लस पर एनम बनाती है वो कंट्रीज रिच कंट्रीज में आती है। वही जो कंट्रीज $2400 या फिर उससे कम बनाती है वो लो इनकम कैटेगरी या फिर कंट्री में आती है। और जो जैसे और इंडिया जो है वो $10,030 समथिंग उसका पर एनम है। मतलब इंडिया उतना जनरेट कर लेता है पर एनम, यानी हर साल वो $10,030 जनरेट करता है। तो वो लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है। अब यहाँ पे देखें तो डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन उस डेवलपमेंट को ऐसे करना होगा ताकि वो सस्टेनेबल हो सके। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है कि हम डेवलपमेंट तो करें, ज़रूर करें क्योंकि वो ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए ताकि हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे और उन रिसोर्सेज का हम जो यूज़ कर रहे हैं उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करके हम लोग फ्यूचर के लिए कंजर्व कर सकें। उसको हम लोग सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बोलेंगे। यानी डेवलपमेंट शुड टुक प्लेस इन दैट वे दैट विल नॉट कंप्रोमाइज टू द फ्यूचर नीड्स, है ना। अब यहाँ पे एक एनसीईआरटी में एक लाइन है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छी लाइन है। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमने अपने फोर फादर से यानी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से ये जो वर्ल्ड है वो इनहेरिट नहीं की है, ये हमने अपने बच्चों से बोरो किया। यानी जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा, रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करना होगा, उसका ज़्यादा एक्सप्लोटेशन नहीं करना होगा। यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक है ग्राउंड वाटर का और एक है नेचुरल रिसोर्सेज का। ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि रिन्यू होते रहते हैं। वही अगर दूसरी तरफ देखें तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हो गए, है ना, कोयल पेट्रोलियम हो गए, तो वो लिमिटेड अमाउंट में हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, तो हमको उसका सस्टेनेबल यूज़ करना पड़ेगा, उसको कंजर्व करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। बाकी ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।